हेलो और बुक शेल्फ टॉक चैनल पर होने वाली इस नई और दिलचस्प गहन चर्चा में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आज का जो हमारा विषय है वो सच में दुनिया को देखने के पूरे नजरिए को चुनौती देने वाला है। बिल्कुल। आज हम जिस किताब के सारांश पर गहराई से बात करने वाले हैं उसका नाम है द नोवा इफेक्ट। और जो लोग हमें अक्सर सुनते हैं उन्हें मेरा वो सिग्नेचर कैच फ्रेज याद ही होगा। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल समझते हैं। आज की इस पूरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य एक बहुत ही पुराने और गहरे सवाल का जवाब खोजना है। क्या सच में जीवन में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, या फिर ये सिर्फ मन को तसल्ली देने का कोई तरीका है? एग्जैक्टली। क्या ये सिर्फ दर्द को थोड़ा कम करने का एक बहाना है? क्योंकि अक्सर जब कुछ बुरा होता है तो लोग यही कहते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जीवन की जो घटनाएं होती हैं वे असल में न्यूट्रल होती हैं, मतलब पूरी तरह से तटस्थ। न्यूट्रल से आपका मतलब है कि उनमें कोई अच्छाई या बुराई नहीं होती? हाँ, ब्रह्मांड की कोई भी घटना अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। हम इस पूरी चर्चा में यही समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान खुद कैसे उन घटनाओं को एक अर्थ देता है और कैसे वो गढ़ा हुआ अर्थ ही हमारी वास्तविकता बन जाता है। राइट। बिल्कुल। ये जो तटस्थता या न्यूट्रल होने वाली बात है ना, इसे समझना शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो इसे एकदम साफ कर देगी। मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। ये कहानी है एरिक और उसकी पालतू कुतिया नोवा की। एरिक का जीवन बहुत ही साधारण और कह सकते हैं कि काफी शांत था। एक नीरस सी नौकरी थी, एक छोटा सा घर था और उसकी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उसकी वो डॉग नोवा थी। एक शाम एरिक नोवा को लेकर पास के पार्क में गया। सब कुछ रोज की तरह एकदम नॉर्मल था। फिर कुछ हुआ होगा। अचानक नोवा की नजर झाड़ियों में छिपे एक खरगोश पर पड़ी और वो अपना पट्टा छुड़ाकर उस खरगोश के पीछे भाग गई। ओह। एरिक ने बहुत आवाज दी, घंटों तक पूरे पार्क की खाक छानी, लेकिन नोवा कहीं नहीं मिली। अगले कुछ दिनों तक उसने शहर भर में पोस्टर लगाए, सोशल मीडिया पर हर जगह मदद मांगी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कोई सुराग नहीं। एरिक पूरी तरह टूट गया था। उस पल उसे लगा कि ब्रह्मांड जैसे उसके खिलाफ हो गया है। उसे लगा कि उसकी किस्मत दुनिया में सबसे खराब है। देखिए, जब कोई इंसान अपना सबसे अजीज खो देता है तो ऐसी ही भावनाएं हावी होती हैं। दुख के उस चरम बिंदु पर यह सोचना लगभग असंभव होता है कि इस घटना का कोई सकारात्मक पहलू भी हो सकता है। एकदम सही बात है, लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट कुछ दिनों बाद आता है। क्या हुआ? अचानक एक दिन एरिक के दरवाजे की घंटी बजती है। सामने नोवा खड़ी थी और उसके साथ वनेसा नाम की एक लड़की थी। अरे वाह। हाँ, वनेसा ने बताया कि नोवा उसे हाईवे के किनारे भटकती हुई मिली थी और कॉलर पर लिखे नंबर से वहां तक पहुंची। एरिक के लिए वो पल किसी चमत्कार से कम नहीं था। मतलब जो घटना उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी लग रही थी वही अब एक गहरा सुकून बन गई थी। बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। नोवा के वापस आने के बहाने एरिक और वनेसा की बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे कॉफी डेट्स का सिलसिला चला और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। ये तो एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ है। जिंदगी सच में एक खूबसूरत मोड़ ले चुकी थी, लेकिन कुछ महीनों बाद एरिक का एक बहुत ही भयानक कार एक्सीडेंट हो जाता है। ओह नहीं। गाड़ी बुरी तरह डैमेज हो जाती है और एरिक को तुरंत इमरजेंसी में ले जाया जाता है। बाहरी नजरिए से देखने पर यह किस्मत का एक और क्रूर मजाक लगता है। एक इंसान जिसे अभी अभी खुशियां मिली थी वो फिर से गहरे संकट में घिर गया। लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि चोटें मामूली हैं। फिर भी एहतियात के तौर पर उन्होंने दिमाग का एक सीटी स्कैन करने का फैसला किया और उस स्कैन की रिपोर्ट में एक ऐसी बात सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। क्या बात थी? एरिक के दिमाग में एक ट्यूमर पल रहा था। ये बिल्कुल शुरुआती स्टेज में था। इसका कोई बाहरी लक्षण नहीं था, न सिर दर्द न चक्कर। मतलब अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता? एग्जैक्टली। डॉक्टरों का कहना था कि अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो ट्यूमर का पता शायद तब चलता जब वो लाइलाज हो चुका होता। सही समय पर सर्जरी हुई और एरिक की जान बच गई। अगर इस पूरी घटनाओं की श्रृंखला को देखा जाए तो ये दिमाग को उलझा देने वाला है। इसे मनोविज्ञान में द इल्यूजन ऑफ रैंडमनेस या अनियमितता का भ्रम कहा जाता है। इल्यूजन ऑफ रैंडमनेस। हाँ, अगर इन कड़ियों को पीछे की तरफ जोड़ा जाए तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। अगर नोवा उस दिन खरगोश के पीछे नहीं भागती तो वो कभी नहीं खोती, और अगर वो नहीं खोती तो वनेसा कभी उसे एरिक के घर नहीं लाती। अगर वनेसा नहीं मिलती तो एरिक शायद उस दिन उस खास रास्ते पर गाड़ी नहीं चला रहा होता। वो उस रास्ते पे नहीं होता तो एक्सीडेंट नहीं होता। एक्सीडेंट नहीं होता तो सीटी स्कैन की नौबत नहीं आती। और अगर सीटी स्कैन नहीं होता तो ट्यूमर का कभी पता ही नहीं चलता। बिल्कुल।
इसका सीधा सा मतलब यह है कि नोवा का खोना, जो एरिक को अपनी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन लग रहा था, असल में वही घटना उसकी जान बचाने का सबसे पहला कदम थी। मैं यही कहूंगी कि प्रकृति और इस ब्रह्मांड में कुछ भी अचानक या रैंडम नहीं होता। इसे एक बड़े पेड़ के गिरने के उदाहरण से समझा जा सकता है। पेड़ के गिरने का उदाहरण? हाँ, जब कोई विशाल पेड़ अचानक गिरता है तो देखने वाले को लगता है कि ये तेज हवा के कारण हुआ, लेकिन असलियत में उसकी जड़ें सालों से धीरे धीरे कमजोर हो रही होती हैं। मिट्टी अपनी पकड़ छोड़ रही होती है और शायद तने में दीमक भी लग चुकी होती है। उस दिन चलने वाली तेज हवा सिर्फ एक आखिरी धक्का होती है, वो गिरने का असली या इकलौता कारण नहीं होती। बिल्कुल। इंसान का जीवन भी इसी तरह काम करता है। हर परिणाम के पीछे छोटे कारणों और अनगिनत फैसलों की एक बहुत लंबी अदृश्य श्रृंखला होती है। सब कुछ किसी न किसी धागे से आपस में जुड़ा है। या अदृश्य श्रृंखला विज्ञान और दर्शन के बीच चलने वाली एक बहुत ही पुरानी बहस को सामने लाती है। कारण यानी कॉज और उद्देश्य यानी पर्पस के बीच का अंतर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। विज्ञान का स्पष्ट मानना है कि हर चीज का एक भौतिक कारण होता है। जैसे अगर कोई इंसान सड़क पर चलते हुए फिसलकर गिर जाता है तो विज्ञान कहेगा कि इसका कारण गीली जमीन हो सकती है या जूतों की ग्रिप का घिर जाना हो सकता है। हाँ, लेकिन क्या उस इंसान के सड़क पर गिरने के पीछे कोई महान उद्देश्य या पर्पस छिपा था? क्या ब्रह्मांड ने उसे गिराने की कोई साजिश रची थी? यही वो जगह है जहां इंसानी सोच अक्सर एक भ्रम का शिकार हो जाती है। ये मान लेना कि ब्रह्मांड कोई योजना बनाता है जिसमें हर इंसान के गिरने या चोट खाने का पहले से तय उद्देश्य है, ये एक बहुत बड़ी भूल है। मतलब कारण और उद्देश्य दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। हाँ, कारण हमेशा मौजूद होता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, गीली जमीन, लेकिन उद्देश्य हमेशा मौजूद नहीं होता। सच तो ये है कि इंसानी दिमाग अव्यवस्था या केओस से बहुत ज्यादा डरता है। ये बात तो है। अनिश्चितता इंसान के भीतर एक गहरी असुरक्षा पैदा करती है। विकासवादी मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो हमारे पूर्वजों के लिए जंगल में किसी भी अनिश्चितता का मतलब सीधा मौत हो सकता था। तो इसी असुरक्षा से बचने के लिए दिमाग हर रैंडम घटना में कोई ना कोई पैटर्न ढूंढने लगता है। एकदम सही। जीवन के अचानक मिलने वाले दर्दों को सहने लायक बनाने के लिए इंसान अक्सर खुद को ये समझाता है कि सब किसी कारण से होता है। ये वाक्य एक मनोवैज्ञानिक शांति जरूर देता है। लेकिन अगर हर चीज के पीछे कोई पहले से तय उद्देश्य नहीं है तो क्या हम उन लोगों के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं जो सच में बहुत भयानक त्रासदियों से गुजरते हैं? ये एक बहुत ही जायज चिंता है। अगर सब कुछ अर्थहीन है तो फिर इंसान मुश्किल वक्त का सामना कैसे करे? यहीं पर इस किताब का सबसे सशक्त विचार सामने आता है। जीवन हमें केवल रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल देता है। जो दुख मिला है, जो असफलता मिली है, वो सब केवल एक कच्चा माल है। रॉ मटेरियल। उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं छिपी हुई है और उसे खोजना है। इसके बजाय उद्देश्य को खुद गढ़ना पड़ता है। तो मतलब इंसान का काम उस कच्चे माल को एक अर्थ देना है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति फिसलकर गिरने के बाद ये तय करता है कि उसे आगे से सड़क पर संभल कर चलना है या वो उसी सड़क की मरम्मत करवा देता है ताकि कोई और न गिरे, तो उसने उस दर्द रूपी कच्चे माल को एक गहरे उद्देश्य में बदल दिया। ब्रह्मांड ने उसे वो उद्देश्य नहीं दिया था, उसने खुद अपनी इच्छा शक्ति से उसे रचा। ये विचार बहुत सी पुरानी धारणाओं को तोड़ता है। अक्सर जिंदगी में से ब्रेकिंग पॉइंट आते हैं जब सब कुछ खत्म होता हो महसूस होता है। जैसे नौकरी चले जाना। हाँ, या फिर किसी ऐसे रिश्ते का टूट जाना जिस पर इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी हो। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे दुनिया सचमुच बिखर गई है। और यहीं से इंसान के सामने दो बिल्कुल अलग रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता है विक्टिम माइंडसेट यानी पीड़ित मानसिकता का। इस रास्ते पर चलने वाला इंसान खुद से पूछता है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? मेरी तो किस्मत ही खराब है। दुनिया बहुत जालिम है। वहीं दूसरा रास्ता क्रिएटर माइंडसेट का है। यहाँ इंसान उस बिखराव के बीच भी खुद से सवाल करता है, मैं इस घटना से क्या सीख सकता हूँ? ये नया खालीपन मुझे किस नई दिशा में ले जा सकता है? ये दोनों रास्ते सिर्फ सोचने के तरीके नहीं है, ये पूरी की पूरी पहचान यानी आइडेंटिटी का निर्माण करते हैं। घटना दोनों के लिए समान है, नौकरी दोनों की गई है, दिल दोनों का टूटा है, लेकिन जो अर्थ उस घटना को दिया जाता है वो उस इंसान की पूरी पहचान बदल देता है। एक व्यक्ति अपनी कहानी का सिर्फ नरेटर यानी वर्णनकर्ता बन के रह जाता है, जो सिर्फ शिकायत करता है। उसका निष्कर्ष होता है, मैं एक असफल इंसान हूँ। दूसरी तरफ
क्रिएटिव माइंडसेट वाला इंसान अपनी कहानी का लेखक बन जाता है। वो उस दर्द को अपनी कहानी का अंत नहीं मानता। वो कहता है, मैं अभी सीख रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। एक लेखक होने का मतलब ये भी है कि कहानी का नियंत्रण अपने हाथ में लेना। लेकिन सुनने वालों के लिए ये सोचना लाजमी है कि ये सुनने में जितना आसान और मोटिवेशनल लगता है, असल जिंदगी में इसे अपनाना उतना ही मुश्किल है। ये मुश्किल जरूर है। जब कोई सच में दर्द में होता है तो सकारात्मक सोचना लगभग असंभव सा लगता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें और जीव विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ कोई खोखली मोटिवेशनल बात नहीं रह जाती। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का ठोस विज्ञान है। न्यूरोप्लास्टिसिटी? हाँ, इसका मतलब है हमारे दिमाग की वो क्षमता जिससे वो नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। जब कोई इंसान बार बार खुद को पीड़ित मानता है, हर घटना में सिर्फ नुकसान देखता है, तो उसका दिमाग भौतिक रूप से उसी तरह के न्यूरल पाथवे को मोटा और मजबूत करने लगता है। बिल्कुल। निराशावाद सिर्फ एक मूड नहीं है। लगातार ऐसा सोचने से ये दिमाग के अंदर एक फिजिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। न्यूरॉन्स जो एक साथ फायर होते हैं, वे एक साथ जुड़ भी जाते हैं। यानी दिमाग को हर जगह सिर्फ खतरे और हार ही दिखाई देने लगते हैं। इसके विपरीत जब कोई सचेत होकर हर चुनौती को विकास के मौके की तरह देखता है, तो वो अपने दिमाग को दोबारा वायर कर रहा होता है। ये नया नजरिया दिमाग में रेजिलियंस यानी लचीलेपन के नए रास्ते बनाता है। यानी कि इंसान का परसेप्शन सिर्फ उसकी सोच नहीं बदलता, बल्कि उसके दिमाग की भौतिक बनावट को बदलकर उसकी किस्मत तय करता है। एकदम सही। दिमाग को इस तरह से दोबारा प्रोग्राम करने की ये प्रक्रिया मुझे इमोशनल एल्केमी के कंसेप्ट की याद दिलाती है। कीमियागिरी? हाँ, पुराने समय में एल्केमी का मतलब होता था एक ऐसी विद्या खोजना जिससे सीसे जैसी किसी साधारण धातु को सोने में बदला जा सके। शारीरिक दुनिया में शायद ये संभव ना हो, लेकिन मानसिक दुनिया में इमोशनल एल्केमी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इसका मतलब है अपने सबसे गहरे दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल देना। अपनी उस शर्म को जिसने सालों से इंसान को डरा कर रखा हो, एक अडिग कॉन्फिडेंस में ढाल देना। इस एल्केमी को समझने के लिए जिम और एक्सरसाइज का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। जिम वाला उदाहरण? हाँ, जब कोई इंसान जिम में जाकर भारी वजन उठाता है तो असल में उसकी मांसपेशियों में छोटे छोटे टीयर्स यानी दरारें आ जाती हैं, जिससे माइक्रो टीयर्स कहा जाता है। वह उस समय शारीरिक रूप से टूट रहा होता है, लेकिन जब शरीर आराम करता है और उन दरारों को रिपेयर करता है, तब मांसपेशियां पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरती हैं। बिना मांसपेशियों पे स्ट्रेस डाले शारीरिक ताकत हासिल करना नामुमकिन है। बिल्कुल, यही नियम हमारे दिमाग और भावनाओं पर भी लागू होता है। इमोशनल स्ट्रेस या भावनात्मक दर्द जब आता है तो वो हमें अंदर से तोड़ता है। लेकिन अगर सही नजरिए के साथ उसे प्रोसेस किया जाए तो वो इंसान को मानसिक रूप से बहुत मजबूत बना देता है। इसी बात से ये भी स्पष्ट होता है कि जिसे हम जीवन की अव्यवस्था या केओस कहते हैं, वो असल में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन नहीं है, लेकिन केओस तो डराता है। डराता है, लेकिन जब जिंदगी बिना किसी परेशानी के आराम से चल रही होती है तो इंसान बहुत जल्दी अपने कंफर्ट जोन में चला जाता है। एक झूठी सुरक्षा की भावना आ जाती है। ये सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा? हाँ, लेकिन जब अचानक केओस दस्तक देता है, कोई बीमारी हो, आर्थिक नुकसान हो, तो वो आके सारी फालतू चीजों को एक झटके में साफ कर देता है। केओस सचमुच एक बहुत कठोर लेकिन सच्चा गुरु है। ये इंसान को मजबूर कर देता है ये देखने के लिए कि उसके जीवन में असल प्राथमिकताएं क्या हैं, कौन सच में उस मुश्किल वक्त में साथ खड़ा है। ये रुलाता जरूर है, लेकिन ये जो स्पष्टता देकर जाता है वो जीवन भर का मार्गदर्शन बन जाती है। ये सब कुछ सैद्धांतिक रूप से बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब असल जिंदगी में कोई बड़ा संकट सामने हो तो उस स्थिति में कोई इंसान सचमुच मीनिंग का आर्किटेक्ट यानी अर्थ गढ़ने वाला कैसे बन सकता है? इसके लिए द नोवा इफेक्ट एक बहुत ही प्रैक्टिकल 4 स्टेप फ्रेमवर्क देता है। वो 4 स्टेप फ्रेमवर्क क्या है? मुझे लगता है सुनने वालों के लिए ये सबसे ज्यादा काम की चीज होगी। पहला कदम है पॉज यानी रुकना। मान लीजिए कि सुबह सुबह बॉस का एक बहुत ही तीखा और अपमानजनक ईमेल आता है। उस वक्त सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? गुस्सा या तुरंत पलटकर जवाब देने की बेचैनी। दिमाग तुरंत फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। इसी मोड में इंसान ऐसी चीजें कह देता है जिसका बाद में पछतावा होता है। पॉज करने का मतलब है तुरंत कोई रिएक्शन ना देना, गहरी सांस लेना और अपनी भावनाओं को शांत होने का समय देना। प्रतिक्रिया
और एक्शन के बीच का ये गैप ही इंसान की ताकत है। जी। और दूसरा कदम है रीफ्रेम करना। मतलब जो बुरा हुआ है उसे जबरदस्ती अच्छा मान लेना। नहीं, ये कोई टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है। रीफ्रेम करने का असली मतलब है खुद से ये पूछना कि इस बुरी घटना में छिपा हुआ लेसन यानी सबक क्या है। मतलब अगर बॉस का ईमेल आया है तो क्या सच में काम में कोई गलती थी जिसे सुधारा जा सकता है, या क्या ये इस बात का संकेत है कि अब इस नौकरी को बदलने का समय आ गया है। ये वास्तविकता से भागना नहीं है। और तीसरा कदम क्या है? तीसरा और क्रिटिकल कदम है डिसाइड करना, निर्णय लेना कि ये घटना इंसान को कमजोर बनाएगी या मजबूत। ये फैसला कोई और नहीं ले सकता। क्या विक्टिम बनकर कोने में बैठना है या क्रिएटर बनकर नई राह बनानी है, ये चॉइस खुद करनी पड़ती है। और आखिरी कदम है एक्ट यानी एक्शन लेना। अगर पिछले 3 कदम उठा लिए गए लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया तो सब बेकार है। जो भी सबक मिला है उसे अपने व्यवहार में उतारना होता है। बिना ठोस एक्शन के अर्थ घड़ने की ये प्रक्रिया सिर्फ एक धोखा है। इस 4 स्टेप फ्रेमवर्क की असली अहमियत समझने के लिए द मिथ ऑफ फेट यानी किस्मत के भ्रम को तोड़ना होगा। समाज में लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि सब किस्मत में लिखा था, क्योंकि ये अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी से बचने का सबसे आसान तरीका है। किस्मत कोई फिक्स्ड स्क्रिप्ट नहीं है। इसकी तुलना एक तेज बहती नदी से की जा सकती है। नदी का अपना प्राकृतिक बहाव होता है जो हमारी परिस्थितियां हैं। लेकिन अगर इंसान उस बहाव के बीच में अपने फैसलों रूपी बड़े बड़े पत्थर रखना शुरू कर दे तो नदी दिशा बदल लेती है। अपनी जिम्मेदारी खुद लेने से इंसान को एक आजादी मिलती है। दूसरों पर दोष मढ़ने से हम अपना कंट्रोल खो देते हैं। ये जिम्मेदारी का एहसास ही डोमिनो इफेक्ट को जन्म देता है। कोई भी बदलाव रातों रात नहीं होता। ये रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। अगर हर दिन सिर्फ 30 मिनट कुछ नया सीखने में लगाए जाएं, तो 5 साल बाद सफलता का स्तर कहाँ होगा? और इसके विपरीत अगर रोज 30 मिनट शिकायत करने में बिताए जाएं, तो 5 साल बाद जीवन निराशा से भर जाएगा। इसे द लॉन्ग गेम ऑफ लाइफ कहते हैं। कई मशहूर कलाकारों को शुरुआती दिनों में भयंकर रिजेक्शन मिला। अगर वे उसे किस्मत मान लेते तो कहानी खत्म हो जाती, लेकिन उन्होंने उसे रीडायरेक्शन माना। उन्होंने कच्चे माल को मास्टरपीस में बदल दिया। बिल्कुल। इस पूरी गहन चर्चा का सार यही निकलता है कि जीवन की घटनाएं रैंडम हो सकती हैं, लेकिन इंसान का रिस्पॉन्स कभी रैंडम नहीं होना चाहिए। वो जानबूझकर और सोच समझकर लिया गया होना चाहिए। इंसान के भीतर ताकत है कि वो हर घटना को एक नया कारण दे सकता है। यही वो कला है जो आम जीवन को असाधारण बना देती है। अगर आज की ये चर्चा अर्थपूर्ण लगी हो और नजरिए में कोई बदलाव महसूस हुआ हो तो बुकशेल्फ टॉक चैनल की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कमेंट सेक्शन के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। वो कौन सी पुरानी और दर्दनाक घटना है जिसे आज आप एक नया और सकारात्मक अर्थ देने वाले हैं? इसका जवाब कमेंट्स में जरूर बताएं। इस सवाल से एक बहुत ही गहरा विचार मेरे मन में आ रहा है जो मैं सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल बताइए। आज हमने विज्ञान के जरिए ये समझा कि वर्तमान का नजरिया भविष्य को आकार देता है, लेकिन जरा सोचिए, जब हम आज खड़े होकर अपनी किसी पुरानी बुरी घटना को एक नया अर्थ देते हैं तो क्या सिर्फ हमारा नजरिया बदलता है या हमारी याददाश्त और हमारा अतीत भी दिमाग के अंदर सचमुच बदल जाता है? क्या हम सिर्फ भविष्य ही नहीं बल्कि अपने अतीत को भी दोबारा लिख रहे होते हैं? जरा इस पर गौर कीजिएगा। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद।